वेनेजुएला पर चीन और अमेरिका में तकरार बढ़ सकती है, यह जानकारी आ रही है। वेनेजुएला में चीन का बड़ा तेल निवेश है और यह तकरार अगर बढ़ेगी तो इसका क्या असर होगा। वेनेजुएला पर चीन और अमेरिका में तकरार बढ़ सकती है। वेनेजुएला में चीन का बड़ा निवेश है क्योंकि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है। वेनेजुएला से चीन को 55 से 80% तेल निर्यात किया जाता है। चीन वेनेजुएला के बीच ऑयल फॉर लोन डील है। रूस का भी वेनेजुएला में अरबों डॉलर का संभावित निवेश है। तो ड्रग्स का बहाना क्या तेल निशाना है? आपको इसके लिए समझना जरूरी है कि कैसे असली खेल तेल का है। वेनेजुएला के पास कितना तेल है? दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व वेनेजुएला के पास। लाइए जरा ग्राफिक्स दिखाइए। सऊदी कनाडा से भी ज्यादा वेनेजुएला के पास तेल है, यानी वेनेजुएला से ये देश भी पीछे हैं जिनके पास बहुत बड़े ऑयल भंडार है। सऊदी के पास 267 बिलियन बैरल कच्चा तेल है, कनाडा के पास 171 बिलियन बैरल कच्चा तेल है, वेनेजुएला के पास 300 बिलियन बैरल से ज्यादा कच्चा तेल है। हालांकि उत्पादन कम है। मौजूदा तेल उत्पादन क्षमता 10 साल पहले की क्षमता दोनों हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए आप, कनाडा के अभी जो मौजूदा उत्पादन क्षमता है 8.6 लाख बैरल है, जबकि 10 साल पहले 25 लाख बैरल के आसपास उत्पादन क्षमता थी वेनेजुएला के पास। और दुनिया की कुल तेल खपत का 1% से भी कम वहां पर निकाला जा रहा है, लेकिन वहां पर भंडार बहुत ज्यादा है। इसीलिए शुरुआत जनरल सोय आपसे ही करेंगे। वेनेजुएला के लिए क्या यही ऑयल का भंडार उसका दुश्मन बन गया, या फिर अमेरिका से अदावत उसके लिए ये दुश्मनी मादुरो के लिए ये दुश्मनी होगी? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ऐसा सबसे बड़ा कारण तो जैसा आपने कहा है वो ऑयल है। साथ साथ में जैसा मैं कहूँगा कि 1999 से जब से चावेज आए थे तब से वेनेजुएला अमेरिका के खिलाफ था, उनकी पॉलिसी अमेरिका के खिलाफ थी। अभी पिछले कुछ समय में देखा जाए तो चाइना ने भी वहाँ पर अपना काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया। जैसे भी आप दिखा रहे थे कि चाइना काफ़ी बड़ी मात्रा में वहाँ से उनसे ऑयल इंपोर्ट कर रहा था और सस्ते दामों पर उनको ऑयल मिल रहा था। तो अमेरिका को देखिए दोनों तीनों चीज़ें, वहाँ पर वो अपना विरोध नहीं चाह रहे थे, वहाँ पर उनका ऑयल रिजर्व्स के ऊपर जैसे आते ही बयान आ गए क्या हमारी कंपनियाँ वहाँ से तेल निकालेंगी, यानी कि सबसे बड़ा उद्देश्य तो उन्होंने खुद बोल दिया है। हालांकि हो सकता है कि बेटर रहता है कि कुछ दिन चुप रहते और बाद में ये बयान आते, लेकिन जैसे ही वहाँ से मदुरो को निकाला, साथ साथ में उनके बयान आ गए कि हमारी तेल कंपनियाँ निकालेंगी और चाइना को हटाना। तो देखा जाए तो इसमें सबसे बड़ा इंटरेस्ट है। यहाँ पर ये एक सबसे बड़ा जो अफसोस वाली बात है कि इसका मतलब अगर मेरे पास पैसा है तो मैं अगर ताकतवर नहीं तो कोई भी आदमी आके कब्जा कर सकता है मेरी ज़मीन पर, मेरे रिसोर्सेज पर, यानी कि मेरा कोई उस पर हक नहीं है। तो यहाँ पर एक जो लॉ और ऑर्डर वाली सिचुएशन है, इंटरनेशनल लॉ वाली बात है, वो कहानी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, किनारे पर रख दिया जाता है और कहते हैं भैया जो मैं कहूँगा वही बात पक्की है, इसमें आप सबका किसी का कोई लेना देना नहीं, मेरा वे इज हाईवे, मतलब दैट इज अ वे वन कैन हाईवे। और हाईवे जी ट्रंप यही कह रहे हैं। मंतोष जी, यही चल रहा है, क्योंकि कहा तो ये जा रहा है कि ट्रंप ने अमेरिका की संसद को भी दरकिनार किया है, उसकी पावर को भी ओवर पावर किया है वेनेजुएला के इस मामले में। अमेरिका में क्या इसको लेकर बात की जा रही है मंतोष जी? अमेरिका मोस्टली शांत है। द एरिया जो आपने दिखाया कि यहाँ आंदोलन हुए, ये प्रोग्रेसिव एरिया पहले से था। इसमें कोई नया चीज नहीं था कि ये वेनेजुएला में हो गया है तो लोग प्रदर्शन करने रोड पे निकले हैं। वो एंटी ट्रंप वोट बेस का एरिया ऑलरेडी था। तो कोई, मैं जो देख रहा हूँ यहाँ पे कि हाउ द न्यूट्रल वोटर्स या कोई एडिशनल वोटर जो पहले ट्रंप के विरोध नहीं करते थे वो रोड पे आए हैं वेनेजुएला के एक्ट पे, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। शांत है अमेरिका। अगर देखेंगे अदर देन प्रोग्रेसिव एलिमेंट्स से जो लोग राइट कर रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, कांग्रेस से अप्रूवल नहीं था, बहुत लोग ये मान के चल रहे हैं कि ये होने वाली स्थिति थी। ये मदुरो वाला सिनेरियो आज का नहीं है। पिछली गवर्नमेंट में जो ट्रंप के पहले की गवर्नमेंट थी उससे भी उसकी अदावत रही है और ठीक ठाक स्थिति नहीं थी। अगर आप देखेंगे कि द वे द स्विफ्ट ऑपरेशन हैपन, लग रहा था कि बैकग्राउंड प्रिपरेशन इवन वेनेजुएला के आर्मी से भी था। एक सोची समझी अंडरस्टैंडिंग थी कि कितना हम एक्शन लेंगे और क्या नहीं लेंगे। तो काफी चीजें धीरे धीरे आएंगी। नहीं, लेकिन उसके बाद का रिपरकशन, उसके बाद का वर्ल्ड ऑर्डर, उसके बाद के देशों का रिएक्शन, खासकर लैटिन अमेरिकी देशों का रिएक्शन, मैं उस पे आऊंगा मंतोष जी, उस पे बात करूंगा। लेकिन कुछ और अब सिनेरियोज अपने दर्शकों के सामने रखते हैं, कुछ और खबरें रखते हैं। मादुरो के अपहरण पर उत्तर कोरिया भड़क गया। आप देखिए, किम जोंग उन कह रहे हैं कि हम विश्व युद्ध के लिए तैयार हैं।
फौरन मादुरो को रिहा करें। ट्रंप ये कह रहे हैं किम जोंग उन। तो जितने भी दुश्मन हैं उन लोगों को एक मौका मिल गया है अमेरिका को कटघरे में खड़ा करने का। क्या अमेरिका की सेहत पर इससे फर्क पड़ेगा, ये भी एक सवाल है। लेकिन किम जोंग उन ने तो एक बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट भी कर लिया इस बीच, जब से ये वेनेजुएला का मुद्दा हुआ। तो वर्ल्ड वॉर 3 को तैयार है नॉर्थ कोरिया। किम की चेतावनी क्या है? अमेरिकी एक्शन से दुनिया पर विश्व युद्ध का खतरा बढ़ा है। मादुरो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, किम जोंग उन ने कहा है। मादुरो को फौरन रिहा करे अमेरिका। किम ने क्या किया? पूर्वी सागर में मिसाइल का परीक्षण किया। बैलिस्टिक मिसाइल दागकर अमेरिका को संदेश दिया है कि भाई हम ऐसे चूड़ी पहने नहीं बैठे हैं और हम भी अपने पास हथियार रखते हैं। लेकिन जल्दी से प्रसून जी बताइए मुझे, किम जोंग उन है, चीन है, रूस है, ये खाली बातें कर रहे हैं या कुछ कर भी सकते हैं वेनेजुएला के इस पूरे मामले में? क्योंकि कल यूएनएससी की मीटिंग भी है। आई थिंक वो बड़ा कॉशियस अप्रोच रखेंगे अभी। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा एक्शन ओरिएंटेड काम रहेंगे, क्योंकि चाइना का डेलीगेशन इनसे वेनेजुएला के लीडरशिप से मिल चुका था और कहीं ना कहीं उनको अंदेशा ये था, पर इतनी जल्दी और इस तरीके से होगा वो शायद किसी को नहीं पता था। तो मुझे लगता है चाइना का भी लिमिटेड एक रिएक्शन रहेगा, ज़्यादा कुछ वो ग्राउंड पे कर नहीं पाएंगे। पर हाँ, उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, तकरीबन 100 बिलियन का उनका लोन है या ऑयल ट्रेड है। तो अभी अगर शायद रिसेंटली वॉल स्ट्रीट में एक स्टेटमेंट आया है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प बोल रहे हैं कि वेनेजुएला से ऑयल एक्सपोर्ट और बढ़ेगा चाइना को आने वाले समय में। तो मे बी वो कहीं ना कहीं चाइना के जो कंसर्न्स हैं उनको कहीं एड्रेस करने की कोशिश कर रहा है यूएस। तो आगे अभी हमें कॉशियसली वेट एंड वॉच रखना पड़ेगा। और आई थिंक बाकी नेशंस, खासकर चाइना भी वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है कि आगे क्या एक्शन या रिएक्शन होगा ग्लोबली और खासकर यूएस से। ठीक है, ओके, मतलब यहां पर है अब देखना है कि क्या रिएक्शन होगा। लेकिन राजीव नयन जी, आपका क्या मानना है? अभी हमने देखा था कि जिस तरह से रूस और यूक्रेन के वॉर के बाद एक बदला हुआ वर्ल्ड ऑर्डर आया था, क्या उस वर्ल्ड ऑर्डर में एक और यहां पर आप कह सकते हैं फोर्स जुड़ती है वेनेजुएला के इस मामले के बाद कि जो एंटी अमेरिका जो गुट है वो और ज़्यादा करीब आएगा, और ज़्यादा अमेरिका के खिलाफ इकट्ठा होगा और लैटिन अमेरिका देश भी उसमें शामिल होंगे क्या? देखिए, वर्ल्ड ऑर्डर की जब आप बात कर रहे हैं तो साफ साफ साबित कर रहा है कि अभी यह यूएस डोमिनेंट वर्ल्ड ऑर्डर ही है। और बाकी जितने देश हैं वो अपना विरोध में भी थोड़ा सा अपना एक लिप सर्विस जिसे कहते हैं ना, कि बस खाना पूर्ति की बात होती है। जिस तरह से एक के बाद एक अमेरिका डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो गवर्नमेंट्स है, चाहे भारत के आसपास के देश का हो चाहे अपने ही आसपास के देश का हो, उसे चुनाव जनतंत्र की कोई परवाह नहीं है। उसका हित जो है वही सर्वोपरि है। अगर उसके हित को अगर वह समझता है, हकीकत में क्या होगा, हो सकता है उसके हित का ही पर ही आंच आ सकती है अगर जिस तरह की कार्रवाई कर रहा है। लेकिन वह जैसी समझ रखता है कि वह उसके हित को नुकसान होगा तो वह किसी भी स्तर तक जा सकता है और उसकी कहीं भी कोई भी रेसिस्टेंस नहीं हो रहा है। प्रोटेस्ट होते हैं लेकिन रेसिस्टेंस नहीं है। और जो अब बात अपने कई देशों की, आप पाएंगे कि यही 10-12 देश यूनाइटेड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हो, कहीं भी हो, वो थोड़ा बहुत अपना एक रिजोल्यूशन पास हो जाता है कि हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके आगे कुछ नहीं होता है। अमेरिका जो चाह रहा है वही हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कानून का मजाक बन गया है। अभी बोल भी रहा, खुद अमेरिकी अखबार जो कि ऊहापोह में है, डिलेमा में है कि क्या कहें इसे। ये ट्रंप का पागलपन से तो हर कोई, चाहे ट्रंप के व्यवहार से पागलपन अगर नहीं भी कहते हैं तो एक व्यवहार उसकी जो नीति से हर कोई तबाह है। लेकिन अब पाएंगे कि अमेरिका के वैसे समाचार पत्र जो कि अब ट्रंप का विरोध भी करते हैं, उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। जैसा भी किसी ने बोला कि बाइडेन भी उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे थे वेनेजुएलन प्रेसिडेंट को, तो अब वो क्या करें। तो अब देखिए वो बोल भी रहे हैं कि आर्टिकल 2 पैराग्राफ 4 यूएन चार्टर का पूरा वायलेशन हुआ है। किसी भी तरह से इसे जस्टिफाई नहीं किया सकता है। बिल्कुल नहीं किया जा सकता कि आप एक चुने हुए देश के राष्ट्रपति को इस तरह से अगवा कर लें, अपने देश ले जाएं और फिर कहें कि क्योंकि ड्रग्स एक कारण था। मॉस्को इसको लेकर कितना चिंतित है? क्योंकि ऑलरेडी मॉस्को के खिलाफ अमेरिका ने एक बड़ी वॉर छेड़ी हुई है इनडायरेक्टली यूक्रेन के जरिए। रामेश्वर जी, अब वेनेजुएला जो कि मॉस्को के ही करीब था, जो मॉस्को का एक बड़ा हथियार खरीदार था, क्या ये उनके लिए भी एक वार्निंग है क्या कि अमेरिका, जैसा कि राजीव जी कह रहे हैं कि अभी भी ये वर्ल्ड अमेरिका डोमिनेटेड ही दिख रहा है? देखिए, एक
बहुत अच्छी कहावत है अपने देश में, भारत में, कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ सही बात है। ये वर्ल्ड ऑर्डर में यही चल रहा है। अगर सीधे से समझा जाए इसको, जो भी समृद्ध है, जो बड़े देश हैं, वो डोमिनेट करें दूसरे पर अपना हित देखते हुए। और जहां तक रही रूस और दूसरे बड़े देशों में, तो अमेरिका उस पर आंख नहीं दिखा सकता। उसको देखना चाहिए, वो देख रहा है किसके ऊपर उसको क्या करना है, वो चीजें वो जानते हैं। जिसको वार्न करने, चाहे वो डेनमार्क हो, चाहे वेनेजुएला आप देख रहे हैं, चाहे वो ब्राजील हो, चाहे दूसरे ऐसे देश हों, जिसको आंख दिखा सकता है, उसको दिखा रहा है। वो करेगा नहीं करेगा वो अलग चीज है, लेकिन एक वर्ल्ड ऑर्डर बदलता जा रहा है। आप आज नहीं, कितने दिनों से पनामा में आप देख चुके हैं, हर जगह क्या हुआ। सही बात है। यूएन में रेजोल्यूशन पास हुआ, सारे लोग उसका रिजल्ट क्या निकला, कुछ नहीं। तो इसलिए जो है, जो आज बिजनेस हो रहा है, उसका केवल बातचीत चल रही है, और उसमें जो है कुछ आगे होने वाला नहीं है। अमेरिका नहीं, लेकिन एक सवाल है जिसमें मैं संजय सोह जी से सवाल लूंगा। एक शंका यह है कि इतनी स्विफ्टली अमेरिका की फोर्स मादुरो के कमरे तक घुस जाती है, उनको पकड़ती है और उनको लेकर चली भी जाती मात्र 59 सेकंड में, कहीं कोई रेजिस्टेंस नहीं। क्या ये ऐसा रियल दिखता है, या इसके पीछे एक शंका है कि कोई फिक्सिंग भी हो सकती है?